नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बीच बहस एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय जिस पर आज सुबह से ही चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि द्रास से जिस तरह से दहाड़ सुनाई दी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो अग्निपथ योजना है, स्कीम है, उसके लेकर जो कुछ कहा है। मौका था कारगिल दिवस के, विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर वो कारगिल के द्रास पहुंचे और द्रास में उन्होंने कारगिल में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जवानों का हौसला बढ़ाया और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि उनकी सरकार ने सुरक्षा को लेकर, सेना को लेकर क्या कुछ कहा, इससे पहले की सरकारों में क्या कुछ चलता रहा, अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए किस तरह से लाई गई है और दूसरी तरफ जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हाल ही की जो घटनाएं हुई हैं, जो आतंकीय वारदात हुई हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चेताया भी है। बिल्कुल ठीक है राजेश जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर पाकिस्तान को लेकर हो रहे आतंकी हमलों को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर किन्हीं चीजों की सराहना भी की तो किन्हीं चीजों पर हमला भी बोला। उन्होंने विपक्ष को लेकर ये कहा कि देश से जुड़े हुए रिफॉर्म्स को लेकर और इसके साथ साथ देश से सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करना बेहद गलत है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से लेकर जो आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर भी तमाम बातें कही हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे बीच मौजूद है। आशीष जी, बहुत स्वागत है। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच मौजूद है। कौशल किशोर जी, बहुत स्वागत है। कल्पना शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच मौजूद है। कल्पना जी, बहुत स्वागत है। शुभकरण पांडे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच मौजूद है। शुभकरण जी, बहुत स्वागत है। और इसके साथ साकिब कबीर जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच मौजूद है। साकिब जी, बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने द्रास से जो कुछ कहा, पाकिस्तान को लेकर जो कुछ कहा, विपक्ष को लेकर जो कुछ कहा, अग्निपथ योजना को लेकर जो कुछ कहा, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। फर्स्ट राउंड में हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की पाकिस्तान को लेकर जो कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, या फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह की जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं। जैसे ही तीसरे अपने कार्यकाल में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वहां पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो आतंकीय वारदातें हैं वो बढ़ जाती है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दूर टूक संदेश है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो आतंक के आका हैं वो सुन लें, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी, किसी भी कीमत पर इस तरह की जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी पर चर्चा, बातचीत। सबसे पहले हम रिएक्शन लेंगे कौशल किशोर चतुर्वेदी जी का। कौशल जी, क्या कहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कुछ पाकिस्तान को लेकर कहा है? और सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि हाल ही में अगर 2-3 महीनों पर नजर डालें, जिस तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं, क्या भारत की तैयारी इस बात को लेकर है, किसी तरह की स्ट्रेटजी है इस बात को लेकर कि अब पाकिस्तान को, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? ये संकेत है पीएम नरेंद्र मोदी के। देखिए, ये कहने में कोई समस्या नहीं है जी। कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जो निश्चित तौर से जो पाकिस्तान में घुसकर भी जो एक हमला किया गया था और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया था, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उससे एक भारत की विदेश नीति एक स्थापित हो गई थी, एक सैन्य नीति स्थापित हो गई थी कि अब भारत की सेना मूक दर्शक बन के नहीं बैठेगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नेतृत्व कर रहे हैं देश में, तो पड़ोसियों को उनकी अगर भारत के साथ कुछ गलत करते हैं, उनकी घुसपैठिए या उनकी सेना या उनके आतंकवादी, तो निश्चित तौर से भारत में वो क्षमता है, भारत की सेना में वो क्षमता है कि वो उनके घर में जाकर उनको नेस्तनाबूद कर सकती है। और अब जो आज जो द्रास में जो प्रधानमंत्री मोदी 3 पारी में, अपनी तीसरी पारी में जो बोले हैं, निश्चित तौर से वो एक बहुत
उनकी एक स्पष्ट नीति है जो कि शुरू से चल रही है, और अब कहीं ना कहीं हमें लगता है द्रास से बोल के वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साथ एक चीन को भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अब यहाँ कोई गतिविधियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, किसी तरह की आतंकी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जहाँ तक जब से जम्मू कश्मीर में अलग अलग बनाया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग बनाया है, वहाँ 356 ख़त्म की है, धारा 370 ख़त्म की है, सॉरी, वो उसके बाद से जो है जो स्थितियां अभी हाल के दिनों में जो स्थितियां जम्मू कश्मीर में खास तौर से आतंकी घटनाएं जो हुई हैं, उनको लेकर ये एक चेतावनी है पाकिस्तान को और आतंकवादियों को, दोनों को। लेकिन कौशल किशोर जी, जिस तरह से देखा हमने, पहला कार्यकाल देखा, दूसरा कार्यकाल देखा, तमाम सारी कवायद जम्मू कश्मीर को लेकर की गई, तमाम सारी कवायद इस बात को लेकर की गई कि वहाँ पर आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो रुके, और कहीं ना कहीं उस पर लगाम भी लगी। लेकिन जैसा ही तीसरा टर्म उनका शुरू होता है और पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह की वारदातें शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं अब ये उनके जहन में, उनके मन मस्तिष्क में ये है कि नहीं, इसको समय रहते इसको माकूल इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो घटनाएं, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और उसी के बाद इस तरह से जो पीएम नरेंद्र मोदी का पारा हाई दिखा, यही वजह है कौशल किशोर जी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से यही वजह है। हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान ने ये सोच लिया हो कि इस बार बीजेपी बहुमत में नहीं है, थोड़ा राजनीतिक रूप से सरकार कमजोर है, इसका फायदा उन्हें मिल सकता है, या विपक्ष की तरफ से जो अगर वो सरकार पे हमलावर होती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार को विचलित कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में इन परिस्थितियों का फायदा कहीं उन्हें मिल सकता है। कौशल किशोर जी कह रहे हैं, और शायद मुझे लगता है जिसका जिक्र, जिस लाइन का जिक्र आपने किया है कि सरकार अब उतनी मजबूत नहीं है 14-19 में जिस तरह से रही है, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो आका हैं या जो आतंकवादी हैं इसी को अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं कि नहीं, मोदी सरकार इस बार उस बहुमत से, उस ताकत के साथ नहीं है? लेकिन मुझे लगता है ये पाकिस्तान की भूल होगी, उन आतंकियों की भूल होगी, क्योंकि उसका जवाब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दिया है इसका। ठीक कह रहे हैं राजेश जी। देखिए, अगर हम पिछले 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखें तो हमने वहां देखा है कि किस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिला है, जैसे कि अभी कौशल किशोर जी ने भी कहा। और ये तीसरा टर्म है मोदी 3.0 की सरकार है, और इस बार किस तरह से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना है। देखिए, कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी हो रही थी कि जो आतंकी हमले बढ़े हैं उनकी एक वजह ये भी हो सकती है, जैसे आपने विपक्ष का कहा कि विपक्ष इस बार कई ज्यादा मजबूत है। पहले जिस तरह से देखा हमने, कहीं ना कहीं जब पाकिस्तानियों की या फिर हम ये कहें कि आतंकवादियों की जो घुसपैठ होती थी, और इस बार राहुल गांधी की जो पाकिस्तान में तारीफ हुई है, या वहां पर जिस तरह से राहुल गांधी के लिए जो भी तारीफें की गई हैं, उससे कनेक्ट करके देखा जा रहा था कि हो सकता है कि जो घुसपैठ की परिस्थितियां हैं वो बन गई हो, क्योंकि इतनी ज्यादा लेकिन रिस्का अगर देश पर भी किसी भी तरह की कोई इस तरह की चीजें होती हैं, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये भारत है, और भारत हर इस तरह की कोई जब चुनौती आई है तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े नजर आए। विपक्ष ने इस पर चिंता जताई है। देखिए, अगर हम पिछले, जैसे आपने 2-3 महीनों का जिक्र किया, तो अभी तक 15 आतंकी हमले हो चुके हैं, और 30 दिन का अगर हम सिर्फ डाटा देखें तो 8 आतंकी हमले, ये एक बड़ी संख्या है। 30 दिनों में 8 आतंकी हमले होना, वो भी जम्मू में। आशीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी को लेकर। देखिए, चिंता दोनों तरफ से है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जवाब दिया है। पहले हम जब इस पर चर्चा कर रहे थे, इस मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपके साथ, तब ये बात थी कि आखिर सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी या फिर सरकार इसको लेकर बैकफुट पर है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो चुप्पी तोड़ी है और उसका जवाब दिया है। देखिए, ये बात तो ठीक है कि आज प्रधानमंत्री ने बोला है, लेकिन वो अवसर था, मंच था, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही, और वहाँ पर उन्हें यही बात कहनी भी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री है या कोई भी पॉलिटिशियन है, वो तो यही बोलेगा ना कि हमें पाकिस्तान से निपटना है, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। सवाल ये है कि जो 4 जून के बाद जिस तरह के आतंकी हमले बढ़े, उसके बाद जैसा संदेश जाना चाहिए था, वो बहुत, जो ऑपरेशन है वो अभी शुरू हुआ, जो 7-7.5 हज़ार कमांडो उतारे गए, और तब जब बहुत सारे लोगों की, हमारे जो सेना के लोग, उनकी शहादत हुई, तो ये सब चीज़ों को एक साथ अगर हम जोड़ के देखें तो आज कारगिल का एक ऐसा मौका था जो विजय दिवस था, तो इसलिए विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने जो बात बोली है, उस पर अमल जितनी जल्दी होगा उतना मुझे लगता है कि असरदार होगा, उतना पुरअसर होगा, क्योंकि जितना देर होगी उतना नुकसान होता है। और जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह के
सैनिक और सैन्य ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार चलाए जा रहे हैं, चलाने पड़ रहे हैं इस तरह लोगों को काबू में यानी करने के आपका ये लिए। कहना है कि जो पिछले 2 कार्यकाल में हमने मोदी जी का जो कार्यकाल देखा है उसमें जिस तरह से जवाब दिया गया था, इस बार वो परिस्थितियां नहीं बनती। बिल्कुल, इस बार वो परिस्थितियां बनने में मुझे लगता है बनेंगी, बन रही होंगी, सारी चीज़ें हो रही होंगी। हमसे ज़्यादा सरकार को और उसको उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है उन्हें पता होगा, लेकिन जो बाहर से हम लोग देखते हैं उसमें समझ आ रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। तो इसलिए इस तरह के संदेश और वो सारी चीज़ें तो ठीक है। जो एयर स्ट्राइक हुई थी तो एयर स्ट्राइक संदेश देके तो नहीं हुई थी, तो इस तरह के काम करने होंगे जिससे काबू पाया जाए इन सब चीज़ों को, और इसको राजनीति से भी दूर रखना होगा। ये जो काम है सेना का काम है, इसमें जितना ज़्यादा राजनीतिक पुट आएगा बातों में, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से आए, भाजपा की तरफ से आए या कांग्रेस की तरफ से आए, उतनी ज़्यादा स्थितियाँ खराब ही होंगी। तो बजाय इसके बोलने के अब समय जो है वो सिर्फ एक्शन का है। ठीक है, बिल्कुल बेहतर बात आप आशीष जी कर रहे हैं कि अब जो समय है वो एक्शन का है, क्योंकि अगर समय रहते उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो जिस तरह की जो चीज़ें हैं लगातार बढ़ रही हैं, और हम लगातार कहते हैं कि जो पाक के नापाक इरादे हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। चिंता का वैसे इस बात को लेकर है कि जो 2-3 महीने में हुआ है, और आपने जो संख्या बताई है कि किस तरह से वहाँ पर आतंकी हमले हुए, एक चिंता का विषय है। अगर समय रहते उसका जवाब नहीं दिया, हालांकि आशीष जी ये भी कह रहे हैं कि अगर उस मंच से, क्योंकि आप जब सेना के सामने हैं तो सेना के मनोबल के लिए आप यही बात करेंगे, लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से जो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करें या फिर एक और जिस तरह से एक्शन लिया गया था, कोई बताकर नहीं लिया गया था, कानों कानों किसी को हवा नहीं लगी और वो उन्होंने काम कर दिया। मैं सीधे अब साकिब कबीर जी के पास में आता हूँ। साकिब जी, किस रूप में देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का ये एक्शन? आशीष जी जिस तरह से कह रहे हैं कि द्रास का, कारगिल की द्रास का वो जो मंच था, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर इसी तरह का संबोधन करेंगे क्योंकि सेना के बीच में है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की एक रणनीति में, एक स्ट्रेटजी में पाकिस्तान को लेकर आने वाले समय में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसको ये लगे कि नहीं, जिस तरह से हमले हुए हैं, जिस तरह से हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं, उसका जवाब ये है और इस रूप में है? प्रधानमंत्री फॉरवर्ड फ्रंट पर जाते रहे हैं, पहले भी गए हैं, अभी भी जाते हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन ये टाइमिंग का सवाल है। ये टाइमिंग था, ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कुछ संदेश ऐसा दिया जाए। पर हाल ही के दिनों में हमने देखा कि बहुत सैनिक शहीद हुए हैं, और ये समझना, अगर ये समझा जाता है या ये समझ रहा है पाकिस्तान कि यहाँ सरकार हाल फिलहाल सरकार कुछ कमज़ोर है और विपक्ष मजबूत हुआ, तो ये जैसा आपने बताया बहुत बड़ी भूल है पाकिस्तान की, कि ये एक इससे बड़ा भी कुछ, जैसा आपने बताया अभी भाई साहब आशीष जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ बता के किया जाए। सरकार इसके पीछे कुछ ना कोई रणनीति बना ही रही होगी निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं इसके परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। लेकिन साकिब जी, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि जिस तरह से अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरह से उनके हम एक्शन की बात करें, क्योंकि जिस तरह के उनके एक्शन होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम उसमें होता नहीं है, लेकिन रिस्का जिस तरह से वो आंकड़े बता रही थी कि कितने वहाँ पर आतंकी हमले हुए, कितने हमारे जवान वहाँ पर शहीद हो गए, क्या नहीं लगता कि जो समय अब है उस समय उसका जवाब किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को मिलना चाहिए, या फिर उन आतंकवादियों को मिलना चाहिए, या फिर अपनी कार्यवाही के जरिए कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश होना चाहिए कि नहीं, आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो हमारा ये जवाब है। क्यों हमें द्रास के उस मंच का उपयोग करना पड़ा? उसके पहले भी एक्शन दिखा सकते थे। निश्चित रूप से ये दिखाना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी, जिस टाइप से, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे आपने भाई साहब भी कहा आशीष सर ने, कि सर्जिकल स्ट्राइक टाइप के कोई और भी बहुत सारे ऐसे कदम हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि द्रास जाकर ही आप उसको आपको वहाँ से चेतावनी दे, किसी भी मन से चेतावनी दे सकते हैं, और बस कुल मिला के कड़ी कार्रवाई का वक्त है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते और कुर्बानियाँ नहीं दे सकते। बेहतर बात साकिब जी कह रहे हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य जो एक्शन हुआ हो, भले पहले नहीं बताया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि अगर वाकई जिस तरह की जो चीज़ें कही गई है, जिस तरह से पाकिस्तान को चेताया गया है, जिस तरह से आतंकियों को चेताया गया, कहीं ना कहीं ये संदेश है, और देखना होगा कि इस संदेश के पीछे
भारत सरकार की, पीएम नरेंद्र मोदी की क्या कुछ रणनीति छुपी हुई है इसका? बिल्कुल ठीक कह रहा है आशीष जी। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया कि कारगिल के उस मंच का उपयोग करने की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से हम लगातार आतंकवादियों को, आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। इस बार हम ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो पहले कश्मीर में होता था, लेकिन अब जम्मू में ये जो आतंकी हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल्पना जी, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से चिंता तो जाहिर की जा रही है, लेकिन एक और, जैसे मैंने जिक्र किया था कि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंकी हमले क्यों बढ़ रहे हैं। और अभी बीच में हमने चर्चा में भी लिया इसको कि चुनाव के बाद से, 4 जून के बाद से ये आतंकी हमले और ज्यादा बढ़ गए, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इनकी संख्या के साथ साथ हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। ये आतंकी हमले क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका, और क्या आपको वाकई लग रहा है? क्योंकि देखिए, कनेक्ट करने की कोशिश मैंने पहले भी की थी कि जिस तरह से पाकिस्तान में विपक्ष की तारीफ की जा रही है, तो उससे इसको कनेक्ट किया जा रहा था कि विपक्ष की तारीफ हो रही है। पहले भी हमने देखा 26/11 का जब हमने जिक्र किया था कि कैसे आतंकी घुसपैठ वहां पर हुई, तो इन सब चीजों से इसको जोड़ा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? ऋषि का बात शुरू करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे, वहाँ से हम आगे आएंगे तो बहुत सारे पॉइंट हमारे क्लियर होंगे। आपको याद होगा जिस समय भारत को ब्रिटिशर्स छोड़कर गए, उस समय हमारे पास 2 इंटेलिजेंसी काम करती थी, एक थी आईबी और एक थी एमआई। आईबी वो भारत को देकर चले गए और एमआई जो थी वो उन्होंने पाकिस्तान को दी, ये शायद आप भी जानते होंगे। जब वो पाकिस्तान को एमआई देकर चले गए तो हमारी जितनी भी फोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, हमारी सीमाओं से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, वो सारी पाकिस्तान के पास थी, हमारे पास सिर्फ आईबी थी। और आईबी का भी बहुत सारे जो हमारे जितने भी काम करने वाले आईबी के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, या तो उनकी जानकारी फाड़ दी गई थी या फिर उनको अपने साथ लेकर के चले गए थे अंग्रेज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब जानते हैं कि चाइना के साथ जो भारत का हुआ, क्योंकि भारत के पास कोई जानकारी नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण था, ड्रॉबैक था भारत का, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे गए, हम उसमें हार भी हमारी हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी का एक टाइम आता है जिसको सब अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस चीज़ पर काम किया कि हमारी एक आईबी को मजबूत करने के लिए कि आर.एल. राव करके एक अधिकारी थे, आईबी के हेड बनाए गए, उन्होंने चीज़ों को, मोर्चा को संभाला और आज स्थिति बहुत अच्छी आई। बीच में बहुत लंबा कार्यकाल ऐसा रहा, मैं उसको कनेक्ट करना चाहूँगी, इसलिए उसको थोड़ा शॉर्ट में आप वहाँ तक लेके आ रही हूँ। फिर उसके बाद सरकारें आती जाती रही, इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद कभी कांग्रेस आई, बीजेपी का भी कार्यकाल रहा, लेकिन हमारी जो खुफिया तंत्र था उसको लेकर के जितना काम करने की आवश्यकता थी वो चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि सरकार का आना और जाना, उस बीच का जो टाइम होता है वो सरकारों के पास होता है, ज़्यादातर होता है कि वो अपनी ही राजनीतिक गतिविधियों में उलझे रहते हैं। इस बार की जो स्थिति थी, हर बार भारतीय जनता पार्टी, जैसे ये तीसरा फेज़ बीजेपी के पास है, 2 फेज़ में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो सत्ता में आ ही जाएंगे, लेकिन जो 3rd फेज़ था, इंटरनली उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का वो था। आप जानते हैं डोभाल जी भी उस समय नहीं थे, उस समय जो हमारा खुफिया तंत्र था वो उस तरह से एक्टिव नहीं रह पाया, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान से हमारे यहाँ जिस तरह से आतंकवादियों ने एंट्री वापस से करनी शुरू करी, वो इतना ज़्यादा हुआ, वो जानते थे कि सबकी नज़र कहाँ पर है, कश्मीर में है, तो उन्होंने हमारे दूसरे सेक्टर को टारगेट बनाया, वहाँ पर आने चले गए। कहीं ये लग रहा है कि अब वो आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। नहीं, देखिए ऋषिका इसी चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। क्या होता है, जब हम एक ही जगह अपने सारे तंत्र को लगा देते हैं वहाँ की रक्षा, वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के मैनेजमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ये होता है कि बाकी चीज़ों पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते, और यहीं पर हमारा थोड़ा सा फेलियर रहा। इसको हम फेलियर अभी आज की कंडीशन में फेलियर कह सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि हमारी जो सेना है वो इसकी महत्व को जानती है कि ये आने वाले समय में हमारा नासूर ना बन जाए, उससे पहले इसको रोक देना पड़ेगा। तो उसको लेकर के आज की स्थिति ये है कि वापस से हमारा जो तंत्र था, जो बहुत कमज़ोर होता जा रहा था, उसने काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जिस तरह से आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या ये हमारी कमज़ोरी है या विपक्ष को मजबूत बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए, सत्ता पक्ष जिसके पास होता है, फेस हमेशा मोदी जी या हमारे सेना अध्यक्ष कौन प्रमुख रहे उनको लेकर के जो इतिहास रचा जाता है वो उन्हीं को लेकर के बताया या गढ़ा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है, या पाकिस्तान या चाइना की बात कर लो, वो अच्छे से जानता है कि आज भी सत्ता किन के हाथों में है। तो ये समय ज़रूर है कि हमको थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ऋषिका कि आने वाला समय इसी तरह रहने वाला है। आज मोदी जी ने जो शुरुआत करी है वो उसी चीज़ का एक परिचायक होने वाला है
कि वो इस चीज़ की अहमियत जानते हैं कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के अगेंस्ट में जो एक सिनेरियो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए घातक ना रहे, इसकी भरपाई करने के लिए वो जरूर कोई ना कोई ठोस कदम बिल्कुल बिल्कुल बेहतर बात कल्पना जी जिस तरह से कह रही है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करूंगा मनीष मैं आपका, और सीधे से सवाल के साथ में आता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के उस संबोधन का, उस भाषण का। तकरीबन 20 से 22 मिनट का वो संबोधन था जो कारगिल के द्रास में वो वहाँ पर बोले। उन्होंने पाकिस्तान को भी चेताया, उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने जिस तरह से अगर हम बात करें अग्निपथ योजना की उस पर भी बात की, लेकिन जिस तरह से हम फर्स्ट टर्म में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या कुछ मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्या कुछ मैसेज आतंकवादियों को लेकर है, किस तरह से समझेंगे मनीष इन आज की इस पीएम के संबोधन को, क्या जिसकी चर्चा हालांकि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अंदाज में वहां पर बोला, लेकिन काफ़ी दिनों से ये चर्चा में थी कि जिस तरह से आतंकवादियों के हमले कश्मीर में बढ़े हैं उसके बाद शायद भारत कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान या आतंकवादियों के खिलाफ ले सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किसी एक्शन की बात हो रही थी, क्या उसी दिशा में इशारा है पीएम नरेंद्र मोदी का? जी बिल्कुल राजेश जी, देखिए आज कारगिल विजय दिवस के 25 बरस पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले तो उन शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए, देश की आन के लिए, वान के लिए और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देश के लिए उनको नमन। और देखिए जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश वाकई ये संदेश है, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि संसद में कई बार कई सरकारों में ये जिक्र हुआ कि सेना का आधुनिकीकरण हो, युवा सेना हमारे पास में हो, दुनिया को संदेश देने की बात, लेकिन संसद में ये सिर्फ चर्चा होती रही, किसी ने इस पर काम नहीं किया। हमने इस पर काम किया, हमने उसको लागू किया। तो सीधा सा उनका इशारा था कि अग्निपथ योजना की वो बात कर रहे थे। और जिस प्रकार से उन्होंने तीनों सेनाओं में इस योजना को लॉन्च किया, लागू किया, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सेना की जब बात आती है या डिफेंस की जब भी बात आती है, सुरक्षा की जब भी बात आती है, तपाक से नहीं बोलना चाहिए। ये विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है और बैकफुट पर विपक्ष आता है तो इसलिए आता है। जब भी हम देखिए यहाँ पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कई और जगहों पर जो आतंकी घटना हुई है, तो सबसे पहले मैं ये सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे घर में अगर कोई घुस के मार रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या हम उसको छोड़ देते हैं? क्या हम अपने विपक्षियों को या हमारे दुश्मनों को हम ये बताते हैं कि हम आपके खिलाफ में क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम नहीं बताते। हमारे अंदर खाने क्या पक रहा है हम आपको कभी नहीं बताते। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी रणनीति क्या है, हम क्या पाकिस्तानियों को बता दें, क्या आतंकियों को बता दें? सरकार एक्शन लेगी, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे उनको, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले एक्शन की उम्मीद तब की जा रही थी मनीष जी। देखिए जैसे कि हमने संख्या देखी कि कितने जवान हमारे शहीद हुए या कितने आतंकी हमले हुए, तो वो एक्शन की उम्मीद भी तभी की जा रही थी जो हमने, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि पिछले 2 कार्यकाल जब हमने देखे, जैसे ही आतंकी हमला हुआ इंस्टेंट एक्शन हमें देखने को मिला, सर्जिकल स्ट्राइक हमें देखने को मिली। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ऋषिका जी कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, प्रधानमंत्री मोदी की क्या स्ट्रेटेजी है, जो हमारे NSA है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो अजीत डोभाल जी है, उनके मन में क्या पकड़ा, क्या हम उनको आतंकियों को बता दें? हमारी अंदर जो रणनीति चल रही है वो हम बता के नहीं करते हैं। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई, क्या वो हमने बता के की? तो कुल मिलाकर ये है कि हम आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हम बता के नहीं देंगे। हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, इसके मरीज कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी जिस स्थान पर थे, जिनके बीच में थे, यहाँ से एक तरफ जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनका मनोबल बढ़ाना है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उस मंच से, उस बुलंद आवाज़ से अपने जो दुश्मन देश है, कहीं ना कहीं उसको भी मैसेज पहुंचाना है। और सही बात है, और सही बात है कि कहीं ना कहीं उस मंच का पीएम नरेंद्र मोदी ने उस तरह से उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन उनकी ये चीज़ें ये भी बताती है कि भारत की जो तैयारी है वो कमज़ोर नहीं है। अब वो किस दिन एक्शन होगा, किस रूप में होगा, क्योंकि भारत जिस तरह से अपने आप को शक्तिशाली शक्तिशाली बना रहा है, और न केवल सैनिक दृष्टि से देखे जाए, सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाए, बल्कि चाहे आर्थिक पक्ष हो या तमाम सारे पक्ष हो, और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का मान बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे पैरामीटर हैं जिनको भी पीएम नरेंद्र मोदी भी उनको ध्यान में रख रहे हैं, और यही कारण है कि इस तरह का संदेश वहां से दिया गया है। इसका संदेश वहां से किया गया। हाँ, बोलिए। होना चाह रहा था, कुछ दिनों पहले ही हमने इस पर चर्चा की थी कि यूएन की एक रिपोर्ट आई थी कि भारत की जो सेना है दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है। अब भारत की जो 4थी शक्तिशाली सेना है वो अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकती है, और ये कि यह नया भारत है,
नया भारत किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देता है, घर में घुस के मारता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज वही किया। एक तो सेना का मनोबल भी बढ़ाना बिल्कुल, था, बिल्कुल बिल्कुल बनीश आते हैं, दोबारा आपके पास में आते हैं, उसके आगे की बात करेंगे, अग्निपथ की भी बात करेंगे। इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मनीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आई थी, या फिर देखिए मोदी 3.2 की हम जब बात कर रहे हैं, तीसरे फेज में मोदी सरकार है और सवाल इस पर है, देखिए मोदी सरकार उसका जवाब देगी, केंद्र हमारे इसका जवाब देगी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो हर बार हमने ये देखा है कि आतंकी हमलों का किस तरह से जवाब दिया गया है। इस बार उम्मीद ज्यादा इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि इस बार जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है। शुभकरण पांडे जी, आतंकी हमलों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है और इसीलिए उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी, इसकी हम जानकारी रखते हैं, कि जानते भी हैं और इसकी उम्मीद भी रखते हैं कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन जिस समय पर दी जानी चाहिए थी उसका जवाब, या जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बोलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां उतना अनुकूल नहीं रही हैं। यहाँ पर राजनीति को लेकर अगर हम बात करें, पक्ष और विपक्ष के बीच में सुरक्षा को लेकर भी बयानबाजी अब देख रहे हैं हम, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। जिस तरह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो अग्निपथ योजना हो या फिर अग्निवीर योजना हो। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इन मुद्दों पर जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उनके रिफॉर्म्स को लेकर, सुरक्षा को लेकर राजनीति करना क्या जरूरी है और क्या इस पर राजनीति हो रही है तो वो ठीक है? जी, मैं रामचरितमानस से शुरू करूंगा। कहा विनय न मानति जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम प्रकोप भय, भय भी न हो न प्रीत। जिस तरीके से आज हमारे शहीदों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी और एक मैसेज किया, जिसका जी निश्चित तौर पर हमारी जो बागड़ है ना, बागड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। और लोग कहते हैं दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है, कहते हैं घर की बाउंड्री ठीक बनाओ, गेट अच्छा हो, है ना। तो हमारा जो बागड़ है वो बहुत मजबूत है। हम पड़ोसी देश को अपना भाई समझते थे, लेकिन पड़ोसी देश अपना भाई नहीं समझता, वो दुश्मन की दृष्टि से भी देखता है और दुश्मन की दृष्टि से भी देखेगा तो निश्चित तौर पर उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अभी अभी हमारे मनीष भाई कह रहे थे, अरे हमको मारना, हम घर घुस के मारेंगे, तुमसे पूछेंगे थोड़ी कि कब मारना है कब नहीं मारना, कब तुम्हें बोलना है कब नहीं बोलना। इस देश का सेना मजबूत है और जो हमारे देश के शहीद हुए वो हंसते हंसते इस मातृभूमि को तिलक लगा लिया है कि आज नहीं 10 नहीं 50 शहीद होना है, हो जाएंगे, लेकिन मातृभूमि पे आँच नहीं आने देंगे। आज हमें गौरव है, आज हमें गौरव है ऋषिका जी कि देश का प्रधानमंत्री हमारा मजबूत है। कोई भी देश हमारे भारत में आंख उठाने के पहले 10 बार सोचता है। जो इस पर राजनीति हो रही है उसको किस तरह से जिस तरीके से ऋषिका जी ये चुट-पुट घटनाएं हो रही है ना, ये पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, आप धैर्य रखिए और धैर्य रखने के बाद देखिए हमारी सेना की कार्रवाई, और जब कार्रवाई करेंगे तब कहेंगे भारत का आज भी कलेजा मजबूत है और कल जो व्यक्ति भारत में आग दिखाएंगे उनको आग उठा लेंगे। रही बात राजनीति की, देखिए इस देश में राजनीति में संसद में भाषाओं का बड़ा सम्मान है। यदि देश के प्रधानमंत्री को लोग नीच कहते हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की बात करें तो अपनी नैतिकता झांक के देखें कि हम कितनी बड़ी मर्यादित भाषा बोल रहे हैं। इस देश में सम्मानित भाषा है, इसलिए देश का प्रधानमंत्री यदि सबका प्रधानमंत्री है और सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस तरीके के राजनीतिक विपक्ष जो भाषा बोल रहा है, विपक्ष के लोगों को अपने भाषाओं पे सतर्क रहना चाहिए। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्या करेगा? अब तो हमारा लाहौर का भी बाजी है, देखिए सिक्का जी, अब लाहौर में भी नंबर लगेगा, मजाल का कि कोई भारत में आग उठा दे। चलिए बिल्कुल। तो जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो कुछ कहा है, लेकिन जिस तरह से उनका संबोधन था, मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस बात को लेकर भी आड़े हाथों लिया है कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने सेना के को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा जहाँ से वो बोल रहे थे कि 7 दशक तक वार मेमोरियल नहीं बनाया गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सेना के जवानों के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। उन्होंने तमाम सारी चीज़ों का, OROP का भी जिक्र किया कि हमारी सरकार ने OROP लागू किया है। मैं कौशल किशोर चतुर्वेदी जी के पास में आता हूँ। क्या एक ऐसा स्थान जहाँ से एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को चेता रहे हैं, आतंकवादियों को भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं, ऐसे स्थान से जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार पर जिस तरह से हमला बोला गया, जिस तरह से ये कहा गया कि इसके पहले की सरकार में सुरक्षा को लेकर, सेना को लेकर जो कुछ किया जाना था वो नहीं किया गया, ये कितना उचित मानते हैं? या सही मंच का इस्तेमाल इसको लेकर भी उन्होंने किया है? कौशल किशोर जी।
देखिए, कारगिल आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे, कारगिल पहुंचे, वो वीरों की भूमि है और वहां से निश्चित तौर से जो कारगिल की जो लड़ाई जो जीती गई और जो कारगिल विजय दिवस आज जिस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वहां निश्चित तौर से विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया था। अब ये जो प्रधानमंत्री ने जो पीड़ा जताई है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ सेना का मनोबल बढ़ाने के रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि वो सैनिकों के बीच में थे, सेना के अधिकारियों के बीच में थे और निश्चित तौर से सेना के जो जवान हैं वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो ये सारे पॉइंट्स जो गिनाए हैं, ये कहीं ना कहीं पिछले करीब हमें लगता कि जब से अग्निवीर योजना आई है तब से काफ़ी कुछ जो है, या वन रैंक वन पेंशन की जब बात हुई है तो काफ़ी कुछ पिछले 10 सालों में इस तरह की चर्चाएं विपक्ष के मुंह से सुनी जाती रही हैं। और उन सब को लेके अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है तो निश्चित तौर से इसको सिर्फ राजनीतिक माना जाए, ये इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विपक्ष के जवाब देने के लिए तो बहुत सारे मंच रहते हैं। संसद भी उनके पास रहती है, संसद में भी वो जो है विपक्ष को सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं। और चुनाव के पहले अगर आपने देखा हो, जैसे अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके पहले हर मंच पे विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज अगर वहाँ पे इस भाषा ये जो सारी चीज़ें जो बताई गई, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनमें तथ्य भी हैं और एक तार्किकता भी है कि कहीं ना कहीं लेकिन कौशल किशोर जी, कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का ये भी कहना रहा है इसके पीछे कि जो अग्निपथ योजना लेकर अग्निपथ जो उनकी योजना है अग्निवीरों के लिए जो योजना लेकर आए हैं वो पूरी तरीके सही है, क्योंकि विपक्ष लगातार खासतौर पर चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव भी तमाम तरह के सवाल उस पर खड़े करते रहे हैं। तमाम सारे उदाहरणों के जरिए भी ये कहा गया कि चाहे हम अमेरिका को देख लें, चाहे हम चीन को देख लें, चाहे हम रूस को लेके जिस तरह से वहाँ पर सेना में भर्ती की जाती है सैनिकों की, कहीं ना कहीं इसे अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीरों को लाया है, अगर उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो इन 4 सालों में उनको तैयार किया जा रहा है। 4 सालों में 25% लोगों को वहां पर जॉब भी दी जा रही है और कहीं ना कहीं इतना उनको उसमें मानदेय दिया जा रहा है कि आपको पूरी नौकरी में नहीं मिलेगा। यही बताने की कोशिश मंच से की है कौशल किशोर जी उन्होंने। देखिए, इस योजना को लेकर पक्ष और विपक्षी अपने अपने तर्क हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में भी किन जगह के तर्कों से सहमत हैं वो एक उनका एक अपना एक पहलू हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर से जो समयावधि घटी है जो सैनिकों की सेवा काल की, वो निश्चित तौर से उसको लेकर दोनों तरह की बातें सामने आती हैं और उस पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत आसान नहीं है। ना तो हम इसमें प्रधानमंत्री की बात का समर्थन कर सकते हैं और ना ही विरोध करने की बात यहाँ हम ऐसी कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से जहाँ तक रोजगार की बात है तो 4 साल या इतने समय में काम करने के बाद भी जितना एक संसाधन उस युवा को मिलेगा वो निश्चित तौर से कहीं दूसरी जगह जाके एक नौकरी कर सकता है, बेहतर जीवन यापन कर सकता है, एक बेहतर अनुशासन सीख के वो आता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय सेना जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कदम बढ़ा रही है, जैसा कहा गया है कि चौथी सेना है, तो निश्चित तौर से ये पिछले 10 साल की उपलब्धियों के तौर पर और प्रधानमंत्री जिस तरह सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर से उसका स्वागत किया जाए। बिल्कुल बेहतर बात कर रहे हैं। और इसका दूसरी तरफ सेना में इसका वही जाते हैं जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि किस तरह से जब सेना में भर्ती होती है तो किस तरह से वहाँ पर एक सैलाब युवाओं का दिखता है जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो सेना में पहुंचते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो तासीर होती है, मुझे लगता है वो अलग है। यही कारण है कि जो जुनून जज्बे की मैं बात कर रहा हूँ उसको लेकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। देखिए, कहीं ना कहीं जुनून और जज्बा तो ठीक ही है, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर जो उन्होंने इसका विश्लेषण किया है कि कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और सेना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भर्ती हो, इसको लेकर ये जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और देखिए सभी से अनुरोध है, क्योंकि समय की सीमा है, तो कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। यहाँ पर आशीष जी, अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर एक स्पष्ट विश्लेषण हम कहने के लिए दिया है कि एक तरफ सेना में युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, रोजगार देने की बात की जा रही है, युवाओं को साधने का प्रयास तो यहाँ से किया ही जा रहा है और राजनीतिक परिदृश्य से जैसे इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही अग्निवीर योजना पर बात हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सामने आ गया कि पीएम भ्रम फैला रहे हैं, पीएम झूठ बोल रहे हैं।
ये जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर बयानबाजी चल रही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा था, तो इसको जो सत्ता पक्ष जिस तरह से ले रहा था और उसके बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जवाब दिया, ये कहीं और इशारे कर रहा है। देखिए प्रधानमंत्री ने जो बात बोली है, बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जो अग्निवीर और अग्निपथ वाली जो योजना है, हाँ। ये ताज़ा चुनाव के समय में जो मुद्दा उठा था, ये उससे प्रेरित बात है। बिल्कुल। और इसलिए उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी कांग्रेस नेता का तो बयान या टिप्पणी या जो उनका जवाब है वो आना ही था। तो वो पूरी तरह से जो बोला गया है, पूरा फ्रेमवर्क है वो, और उसमें जो अग्निपथ जो योजना है या अग्निवीर जो भी कह लिया जाए उसको लेकर के एक बहुत बड़ा एक बहस का मंच अभी खड़ा हो चुका है। उस पर काफी हद तक कुछ निर्णय भी चुनाव से जुड़े हुए आए हैं, कहीं ना कहीं उस योजना ने कहीं ना कहीं असर डाला है उस पर। तो प्रधानमंत्री ने जो बात बोली है उसमें ये बोला है, कुछ लोगों ने इसे लेके भ्रम फैलाया। तो जब ये बात आई तो सीधे वो बात वहीं जाती है कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया था। तो उस पर ये प्रतिक्रिया ये मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात ये है कि अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर योजना है, वो 4 साल की योजना है। 4 साल के बाद दूसरी सरकारें उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स में कहीं रख लेंगी, ये बात ठीक है, लेकिन जो सेना के आधुनिकीकरण और सेना को युवा बनाने की जो बात कही गई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो 4 साल की योजना से युवा बनाने जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी नहीं। ये बात जरूर है कि 4-4 साल बाद लोग आते रहेंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग सेना में दी जाती है वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है और अग्निवीरों को 6 महीने की दी जाती है। तो कुछ कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होंगी, हो सकता है इस पे और मंथन हो रहा होगा, सेना के लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा। वो इतना नहीं समझेंगे जितना सेना समझती है, तो वो अपना बेहतर खुद कर लेगी। लेकिन ये बात जरूरी है कि सेना के आधुनिकीकरण पर भी काम किया जाना चाहिए। और एक आंकड़ा मैं अभी देख रहा था कुछ समय पहले कि सेना के आधुनिकीकरण में पिछले 10 साल में तकरीबन 10% की कमी आई है फंड में, क्योंकि तकरीबन 15% फंड जो है वो पेंशन और उसमें जा रहा है। तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश होगी, आगे निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि सेना को हमें आगे लाना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए देखना होगा। और हम ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का नेता कोई भी, वो राजनीति से अलग नहीं है, तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं ये चीज़ झलकेगी और राजनीतिक विवाद जरूर होंगे। लेकिन सेना इससे अलग है और अविचल है और वो अपना काम करती है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को संभाल लेगी और संवार लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आशीष जी ने राजनीति की बात की है, मैं साकिब जी के पास में आता हूँ 2 चीज़ों को लेकर कि जिस तरह से देश की सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर इस तरह की राजनीति कितनी जायज़ है, और दूसरी तरफ जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो अग्निपथ योजना है कहीं ना कहीं सेना को युवा बनाने की ये योजना है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से साकिब जी? देखिए, आज थोड़ा सा अलग हटके एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत बड़ी बात है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि विपक्ष कह रहा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इस योजना को बंद कर देंगे। जी, राहुल गांधी कई मरतबा बोल चुके हैं और इंडिया गठबंधन के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि हम योजना को बंद कर देंगे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम इस योजना को बंद कर देंगे। तो उसके बाद फिर ये जो सैनिक हैं जी, इनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। रही दूसरी बात राजनीति, तो इसमें पूरी तरह से राजनीति हो रही है ऐसा भी नहीं है। जब ये योजना लॉन्च हुई थी तो उन बेल्ट में जहाँ से ज़्यादातर सैनिक आते हैं भर्ती के लिए, वहाँ भी इसका बहुत विरोध हुआ, आप सबने देखा है। तो इसमें समीक्षा की आवश्यकता है और बड़े लेवल में इसमें समीक्षा की आवश्यकता है कि इसकी समीक्षा की जाए। पूरी तरह राजनीति हो रही है, विपक्ष का काम है राजनीति करना, तो इसमें हर तरह से राजनीति हो रही है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से राजनीति देखी जा रही है, जैसे कि अभी आशीष जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये ताज़ा चुनाव का मुद्दा है, इसीलिए इस पर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। लेकिन कल्पना जी, अब देखिए अग्निवीर योजना की जब हम बात करें, अभी साकिब जी ने कहा कि जैसे विपक्षी अगर सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो वो इस योजना को बंद कर देंगे, तो वो फिलहाल के लिए तो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी आशीष जी ने कहा कि सेना के आधुनिकीकरण के जो बजट को लेकर उन्होंने चर्चा की थी, और जो जिस तरह से ये आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेना का नियंत्रण है वो अब ढीला पड़ता जा रहा है, ये उसके पीछे की एक वजह हो सकता है। ऋषिका, ये बात सच है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, मैं मानती हूँ कि सेना अपना काम बखूबी करती है,
उसको किसी की इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं होती है, उसका आईबी अपने आप काम करता है, उसका अलग अलग तंत्र अलग अलग जगह अपनी तरफ से एक्टिव रहते हैं, उनका काम होता है। लेकिन इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। किसी भी देश की राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो उसकी हर तरह से, बॉर्डर से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं लोगों में एक मनोबल होता है, सेना में मनोबल होता है, जिसके उदाहरण हमने समय समय पर देखे। इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा सशक्त अगर नेता कही गई तो उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि हमने कितनी मोर्चों पर विजय हासिल करी। वहीं हमने देखा कि जिस तरह से कारगिल युद्ध हुआ उस समय जब हमारे खुफिया तंत्र जो जानकारी दे रहे थे उसको लाइट लिया गया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हमारी सेना पर जो कारगिल जिस तरह से हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति मजबूती तो हमने जीत हासिल करी। आज भी कंडीशन वही है कि हमारे देश में इस समय पहले आवश्यकता है हमको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की। आप जानते हैं रिजर्व बैंक में जिस तरह से इस समय गोल्ड हम भारत इकट्ठा करने की तरफ जिस तरह से काम कर रहा है, ये कहने के लिए बहुत छोटा सा विषय होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर के अकॉर्डिंग जब तक हमारे पास अगर डॉलर और इनकी भाषा को अगर हम समझें तो जब तक हमारे पास सोना ज़्यादा नहीं होगा तब तक हम डॉलर को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमको व्यवसाय करने के लिए अपने देश में सबसे पहले डॉलर को कमज़ोर करने के लिए सोना बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो और किसी भी दुश्मन शक्ति का हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो उस पर देखिए 2-3 साल कोरोना का टाइम बहुत ज़्यादा सारे विश्व के लिए एक रिसेशन का दौर रहा। ऐसी कंडीशन में अपने आप को स्टेबल रखना, बहुत सारी अलग अलग फेज पर काम करना, उसके साथ साथ हमको देखिए आपको पता है कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, सरकार को उसमें भी घेरा जा रहा है और ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हम और आप पर उसका बोझ भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। कल्पना जी बेहतर बात कर रहे मैं इसमें भी छोटी सी एक पॉइंट रह गया के पास में आता हूँ जी। कल्पना जी हाँ जी, तो इसी तरह से पहले हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। अगर इस समय पूरे विश्व में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी वही होती है जो सशक्त कोई भी नेता होता है उस देश का, चाहे मैं ईरान की बात कर लूँ, चाहे मैं अफगानिस्तान की बात कर लूँ या मैं अन्य उन देशों की बात कर लूँ जहाँ जब शक्तिशाली कोई शासक बैठा तब वहाँ युद्ध कराए गए। भारत को भी पाकिस्तान के थ्रू जिस तरह से ये युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है, ये उसकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसको बहुत हमको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले हर मोर्चे पर उस पर समझने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी बेहतर बात आप करें। मनीष जी के पास में आता हूँ। मनीष जी, दो चीजें इसमें अहम है, क्योंकि अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर जिस तरह से सियासत और राजनीति गरमाई हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी के जो आज इसको लेकर तर्क रहे हैं, लेकिन ये भी विपक्ष की तरफ से कहा गया है, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ संबोधित किया उसके बाद अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब अग्निपथ योजना लेकर आप आ रहे थे उस समय ये कहा गया था कि ट्रेनिंग के बाद 4 साल के बाद 75%, 25% का भी जिस तरह से प्रावधान है, आपने कहा था कि 75% उसमें जो ट्रेनिंग के बाद उनको सेना में भर्ती किया जाएगा। बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, जो रिटायर्ड आर्मी चीफ रहे नरवणे, उनका भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया है। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है इस राजनीति की, सियासत की, कि जिस हिसाब से, जिस रेशियो में ट्रेनिंग के बाद सेना में आपको वहाँ पर भर्ती होना चाहिए था या भर्ती मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है और इसीलिए जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 75% की बात थी वो अभी है जी। जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनको 70% ऐसे अग्निवीर है, उनको स्थायी दी जा रही है, उनको परमानेंट किया जा रहा है। 25% ऐसे अग्निवीर है जिनको रिटायरमेंट दिया जा रहा है, लेकिन 75% को तो दिया जा रहा है। अब देखिए जैसे ऋषिका जी बता रही थी कि जो जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या यही कारण है कि जो हमारी सीमा है उन पर आतंकी हमले हो रहे हैं? देखिए ऋषिका जी, पहली बात तो ये है कि बयानबाजी से सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, दूसरे देश के नेता क्या कह रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना अपने हिसाब से काम करती है, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करती है। 47, 71, 65, इसके अलावा 99, 13 और 2019 इसके ताज़ा उदाहरण है। हमने कई मोर्चों पर कई बार आतंकियों को मुंह की खिलाई है, उनको परास्त किया है। बेहतर बात इसके ताज़ा उदाहरण कमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्ला जी हमारे साथ में, उनकी भी प्रतिक्रिया आना है ऋषिका जी शुक्ला जी से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं जिस तरह से हम आतंकी हमलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये तो माना जा रहा है कि एक बड़े स्टैंड की यहाँ पर तैयारी हो रही है, या फिर जो जिस तरह से हम पिछले 2 कार्यकाल में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आतंकी हमलों का जवाब दिया है, उस तरह का कुछ अब परिदृश्य हम बनता हुआ राजेश जी देख रहे हैं। आज के जो बयान, आज के जो तर्क प्रधानमंत्री के सामने आए हैं, शुभकरण जी पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। और देखिए, पक्ष विपक्ष के बयानबाजी
तो राजनीतिक मुद्दों पर होती रही है, लेकिन अब सुरक्षा के मुद्दों पर भी ज्यादातर हम देख रहे हो रही है। आतंकी हमले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर भी हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए सरकार को दोषी तो ठहरा दिया जाता है, लेकिन अब समय है कि जो हमने पहले जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने पहले जिस तरह से जवाब दिया, वही समय वापस आए और जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उसका एक मुंहतोड़ जवाब देना अब बेहद जरूरी हो गया है इतनी बयानबाजी के बीच। देखिए रिश्का जी, पूरी तैयारी है। आपका संशय बिल्कुल देश न्यूज के माध्यम से प्रधानमंत्री तक मैसेज जा रहा है, और कोई भी अब देश पे चाहे हमारा बॉर्डर हो और चाहे भारत पे, और जिस तरीके छोटे मोटे हमले हुए हैं इनका भी मुंह तोड़ जवाब करेंगे। और हमारी तीनों सेना बहुत सशक्त मजबूत है, और जिस तरीके से सैनिक की भर्ती की बात करते हैं, एक देश का नौजवान यदि भर्ती नहीं होगा और देश के लिए लड़ने के नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, बुजुर्ग जाएगा। इसलिए युग भारत है, नया भारत है, और नया भर्ती की तैयारी है। ये भर्तियां होती रहेंगी और देश के लिए हमारे वीर जवान तैयार होते रहेंगे, और कोई भी भेद भारत में आंख नहीं उठा पाएगा। भारत हमारा बहुत सशक्त है और बहुत मजबूत है, और देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल बेहतर बात शुक्रण जी कर रहे हैं कि भारत बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, और यही संदेश पीएम नरेंद्र मोदी ने दुश्मन देश को दिया है कहीं ना कहीं। लेकिन तमाम सारे सवाल हैं, और विपक्ष का जो काम है, विपक्ष भी उस तरह से, उस बेहतर तरीके से, क्योंकि जब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला होता है तो क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, और कई मौके ऐसे आए भी हैं कि पूरा देश उसका में एक साथ खड़ा दिखा है। लेकिन निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का वो संबोधन एक जगह से कई एंगल में उन्होंने यहाँ से बातचीत की। इस खास चर्चा में बस इतना ही। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और बीच बहस में जिस तरह से बात द्रास से जो दहाड़ आज पीएम नरेंद्र मोदी की रही है, उसको लेकर देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।